हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसबी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि मैंने आपसे अपने प्रीवियस वीडियो में आपसे डिस्कशन कर लिया था कि वहां पर मैंने आपको कायिक जनन पढ़ाया था बायोलॉजी में, है ना। उसके बाद देखिए क्या है, आगे का पार्ट तो हम कंटिन्यू कर लेंगे, लेकिन उससे पहले, है ना, अब यहाँ पर आज हम बात कर लेते हैं आपसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स की या महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो आपके एग्जाम में साइंस विषय में आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, है ना। अगर आज के बताए हुए टॉपिक आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे तो आप 90 प्लस का स्कोर एग्जाम में आसानी से कर सकते हैं। 90 प्लस लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता, है ना। बस शर्त ये है कि आप इतना तैयार कर ले जाएं, जितना आज बता देंगे उतना आपको पढ़ लेना है, उसको अच्छे से तैयार कर लेना है। और अगर मान ले जिसकी कोई भी तैयारी नहीं है, वो अगर इन टॉपिक्स को पढ़ लेगा तो वो बिल्कुल आराम से एग्जाम को क्लियर कर जाएगा, ठीक है। बाकी जो अच्छे से तैयार कर लेगा इनको, बिल्कुल इसको पहले जिसने पहले से पढ़ा है, इसको कुछ आता है, तैयार है, वो अगर इसको पढ़ लेगा तो वहां पर क्या है कि आपके एग्जाम में 90 प्लस स्कोर आराम से वो कर सकता है, ठीक है। तो आपको पता है कि साइंस में हमें तीनों विषय देखने को मिलते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, है ना। इसमें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, तीनों के प्रश्न रहते हैं आपसे, है ना। तो वही टॉपिक जो है आपसे डिस्कशन करना है, क्लास 10th साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो इस बार 2026 में आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहला पार्ट इसमें होगा हमारा फिजिक्स का, फिर केमिस्ट्री का, फिर बायोलॉजी का, यानी पहले भौतिक विज्ञान है, फिर रसायन विज्ञान, फिर केमिस्ट्री, फिर आपका लास्ट में बायोलॉजी चला जाएगा यानी जीव विज्ञान, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, लिखा हुआ क्लास 10th साइंस और ये पहला पार्ट किसका है, फिजिक्स का, है ना। आप ढूंढ लीजिएगा आपकी सीरीज में या जो कॉपी वगैरह बनाई होगी उसमें ढूंढ लीजिएगा, मिल जाएंगे, है ना। सीरीज में देखेंगे आप, विद्या वगैरह में या अवतार वगैरह में देखेंगे तो ये सब आपको आगे पीछे मिल सकते हैं। भाई सीरीज में क्या होता है कि कहीं पहले केमिस्ट्री दिया होता है, फिर बाद में बायोलॉजी दिया होता है, फिर लास्ट में फिजिक्स दिया होता है, इस तरीके से सीरीज वगैरह में दिया गया होता है। कहीं कहीं किताबों में क्या है कि पहले फिजिक्स दे देते हैं फिर केमिस्ट्री दे देते हैं, तो ये थोड़ा सा पैटर्न चेंज रहता है किताबों में, हाँ। तो उसको देख करके आप ढूंढ लीजिएगा, ठीक। तो पहले मैं यहाँ पर डिस्कशन कर लेता हूँ आपसे फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान में। तो देखिए इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण रहेगा। तो पहला देखिए चैप्टर आपका जो है, ये चैप्टर देखिए, चैप्टर वाइज यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, है ना। देखिए पहला जो आपके एग्जाम में है, जो चैप्टर बनाए गए हैं वो कंबाइंड कर दिया गया है, दर्पण और लेंस वगैरह सब मिला दिया गया, दर्पण है, लेंस है, अपवर्तन, परावर्तन, ठीक है, लेंस सब मिक्स कर दिया गया है, ठीक है। लेकिन मैं इसको बता दूंगा, आप वहां से टॉपिक्स ढूंढ लीजिएगा। और अगर नहीं मिलते हैं तो सारे के सारे टॉपिक्स जो यहाँ पर मैंने बताए हैं, मैंने अपने चैनल पर सारी सीरीज अपलोड कर रखा है। फिजिक्स भी पढ़ा दिया पूरी, केमिस्ट्री भी पूरी पढ़ा दिया है, और बायोलॉजी आपकी चल रही है, ठीक है। तो जो अगर मैंने कोई प्रश्न नहीं मिलता है तो आप जाइएगा प्लेलिस्ट में, वहां पर सर्च कर लीजिएगा कि फिजिक्स एसबी कोचिंग क्लासेस क्लास 10th साइंस, है ना। इस नाम से सर्च कर लेंगे, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मैंने सारे टॉपिक अपने चैनल पर कराए हुए हैं। जो टॉपिक आपको नहीं मिल पाता है कहीं पर सीरीज में या किताब में, वहां पर सर्च कर लीजिएगा, वो टॉपिक आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है आपका दर्पण वाले से, उसमें क्या क्या पढ़ना है आपको। देखिए अवतल व उत्तल दर्पण के उपयोग। तो सबसे पहले आपको यूजेस ऑफ कॉन्वेव, कॉनकेव और कॉन्वेक्स जो मिरर है आपके, अवतल और उत्तल दर्पण। तो सबसे पहले आपको अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के उपयोग याद करना है, पढ़ना है, इसको अच्छे से समझना है, क्योंकि उपयोग से प्रश्न बना देता है ना। तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मैंने पढ़ाया हुआ है, देख लीजिएगा। फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या में संबंध। देखिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या, पहले तो इनकी परिभाषा पता हो कि ये फोकस दूरी होती क्या है, वक्रता त्रिज्या होती क्या है, ठीक है। तो ये डिफिनेशन भी आपको पता होनी चाहिए। और इन दोनों में जो रिलेशन होता है, जो संबंध होता है R बराबर 2F का, वो रिलेशन भी आपको पता होना चाहिए। उससे संबंधित सवाल वगैरह भी लगाने के लिए दिया जा सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए लिखा है वास्तविक व आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। तो आभासी और सीधे प्रतिबिंब के विषय में आपको पता होना चाहिए। मान लिया थोड़ा बहुत आपसे पूछ ले, बड़ा प्रश्न नहीं बनाएगा, बस यही पूछा जा सकता है कि कहाँ पर प्रतिबिंब आभासी बन सकता है, कहाँ पर वास्तविक बन सकता है। तो थोड़ा सा जानकारी इसकी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगला लिखा है कि अवतल दर्पण द्वारा विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब का किरण आरेख। देखिए अवतल दर्पण जो आपका है 6 स्थितियों में प्रतिबिंब बनाता है। जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु आपकी अनंत वक्रता केंद्र के बीच में हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में हो, है ना, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में हो, जब वस्तु फोकस पर ही हो। तो इस तरीके की 6 स्थितियां आपने पढ़ी होंगी, आपको पढ़ाई गई होंगी, और अगर नहीं पढ़ा है तो चैनल पर देख लीजिएगा, मैंने पढ़ाया हुआ है ना। तो वो सारी स्थितियां आपको तैयार करनी है। अब 6 स्थितियां हैं, 6 में से पता नहीं कौन सी स्थिति आ जाए, तो स्थितियां सारी आपको तैयार करना, और उसमें और कुछ खास तैयार नहीं करना, उनका डायग्राम,
उनके डायग्राम की प्रैक्टिस करना है, किस स्थिति का कहाँ पर प्रतिबिंब बनता है ना, ये आपको तैयार होना चाहिए, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है कि वस्तु अगर ध्रुव पर है तो बताइए उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो बताइए प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा होगा, इस तरीके का प्रश्न बना देता है। ठीक है, तो इनकी स्थितियों की, सारी स्थितियों की प्रैक्टिस आपको कर लेना है। ठीक, उसके बाद देखिए क्या लिखा, रेखीय आवर्धन और इसके सवाल। देखिए चैप्टर में क्वेश्चंस भी आपको मिलते हैं, दर्पण से संबंधित सवाल, फोकस दूरी निकालने का, प्रतिबिंब की दूरी निकालने का, आवर्धन निकालने का, ठीक है, इस तरीके के सवाल भी आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो रेखीय आवर्धन और इसके न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस आपको इस चैप्टर के कर लेना है। तो इतनी सारी चीजें आपको पहले चैप्टर में पढ़ लेना है। ठीक, सेकंड में जब आएंगे, आगे जब बढ़ेंगे उस चैप्टर में, तो आपको मिलेगा स्नेल का नियम, n बराबर साइन आई अपॉन साइन आर, स्नेल का नियम होता है। ठीक है, आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियतांक होता है, वही क्या, स्नेल का नियम। तो स्नेल का नियम पढ़ लेना। उसके बाद अपवर्तनांक एवं प्रकाश की चाल में संबंध। देखिए अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल में जो संबंध है ना, n बराबर v1 अपॉन v2, या जो भी माध्यम लेते हैं माध्यम जस्ट विपरीत हो जाएगा, अपवर्तनांक जितना ज्यादा होगा प्रकाश की चाल उतनी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो ये रिलेशन मैंने पढ़ाया हुआ है, देख लीजिएगा। उसके बाद प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत, तो प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत, अगर कोई माध्यम पलट दिया जाए तो चाल पर इफेक्ट क्या पड़ता है ना, इसका रिलेशन भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, संबंध, वो भी तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद अगला लिखा क्रांतिक कोण व पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो क्रांतिक कोण है ना, कोण यहाँ पर कर लीजिएगा, तो क्रांतिक कोण व पूर्ण आंतरिक परावर्तन, क्रांतिक कोण क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के नियम क्या होते हैं, ये आपको तैयार कर लेना टॉपिक। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला है अपवर्तन की घटनाएं। अपवर्तन की घटनाएं, अपवर्तन में कई सारी घटनाएं हैं, जिसमें से दो घटनाएं बहुत महत्वपूर्ण, हीरे का चमकना, हीरा क्यों चमकता है, एक ये है, दूसरा रेगिस्तान में मरीचिका, है ना, ये भी प्रश्न आ जाता है, रेगिस्तान में मरीचिका का और ये हीरा क्यों चमकता है। तो इस तरीके की अपवर्तन की घटनाएं होती हैं कुछ, है ना, और एक दो हैं, उनको याद कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका सेकंड में हो जाएगा। उसके बाद थर्ड आता है लेंस, चैप्टर आपका लेंस रहता है। लेंस में क्या है, अपसारी यानी अभिसारी व अपसारी प्रकृति, यानी लेंस की अभिसारी और अपसारी प्रकृति, ये अभिसारी अपसारी प्रकृति क्या होती है ना, ये आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद लिखा हुआ उत्तल लेंस की विभिन्न स्थितियां। देखिए जैसे अवतल दर्पण है 6 स्थितियों में प्रतिबिंब बनाता है, वैसे लेंस में आपका उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस क्या करता है, उत्तल लेंस भी आपका 6 स्थितियों में प्रतिबिंब बनाता है। दर्पण में अवतल दर्पण, लेंस में उत्तल लेंस, 6 स्थितियों में प्रतिबिंब बनाता है। जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु प्रथम फोकस पर हो, जब वस्तु द्वितीय फोकस F2 पर हो, F1 पर हो, वक्रता केंद्र तो होता नहीं इसमें, मान लिया F1 F2 वाला केस चलता है इसमें, तो इसमें वो वाली स्थितियां आपको मिल जाएंगी। टोटल 6 स्थितियां हैं, 6 स्थितियों के डायग्राम की प्रैक्टिस आपको कर लेना है, किसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक, तो ये करना है। उसके बाद सवाल लगाने हैं, इस चैप्टर में सवाल भी आपको दिए गए हैं, है ना, तो थर्ड नंबर चैप्टर लेंस में आपको सवालों की भी प्रैक्टिस कर लेना है ना। और इसमें देखेंगे सेकंड वाले में तो थोड़ा बहुत जो है अपवर्तनांक से रिलेटेड कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक 2/3, तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बताइए, इस तरीके के सवाल निकालने के लिए कह देता है। ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा एक दो सवाल की इसके भी, तो ये हो जाएगा। उसके बाद अगला चैप्टर नंबर 4 आता है मानव नेत्र, मानव नेत्र की संरचना, है ना, ह्यूमन आई का जो स्ट्रक्चर होता है उसकी संरचना को पढ़ लेनी, उसके डायग्राम की भी प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, उसके बाद निकट व दूरदृष्टि दोष, तो निकट और दूरदृष्टि दोष ये आपको तैयार कर लेना है, दोनों दोष, इन दोनों ये तो आते ही रहते हैं लगभग, निकट और दूरदृष्टि दोष, है ना। इसके साथ साथ निकट बिंदु और दूर बिंदु कहाँ पर होता है, कितनी दूरी पर, ये छोटा सा एक पॉइंट याद रखिएगा, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है। ठीक, उसके बाद लिखा कि प्रकाश का प्रकीर्णन व घटनाएं, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है ना, और प्रकीर्णन पर आधारित जो घटनाएं हैं, खतरे का सिग्नल लाल क्यों होता है ना, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, अंतरिक्ष काला क्यों दिखाई देता है, सूर्य उदय अस्त के पहले जो है लाल क्यों दिखाई देता है, इस तरीके की बहुत सारी घटनाएं हैं, आपको लिखाई गई होंगी, आपने पढ़ा होगा, और अगर नहीं है तो देख लीजिएगा, मैंने अपने चैनल पर पढ़ाया हुआ है, बताया हुआ है, वहां से आप इसको देख करके तैयार कर लीजिएगा। तो प्रकाश का प्रकीर्णन, उससे संबंधित घटनाएं। एक और थोड़ा बहुत कभी कभी पूछ लेता है, इंद्रधनुष का बनना, इंद्रधनुष के बनने की प्रोसेस क्यों बनता है, या कौन सी घटना है इंद्रधनुष का बनना, तो ये सब मैंने आपको बताया है, वो देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो जाएंगे चैप्टर नंबर 4 तक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बचे हुए चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए अब देख लेते हैं कि नेक्स्ट जो आपके टॉपिक्स हैं चैप्टर्स में आपको मिल जाएंगे, उनको देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है
5 नंबर में जब जाएंगे आपको जो विद्युत धारा वाले चैप्टर में, तो विद्युत धारा वाले चैप्टर में आपको मिल जाएंगे। ऐसे लिखा है चालक के प्रतिरोध व उसकी निर्भरता, यानी चालक का प्रतिरोध, तो प्रतिरोध क्या होता है और वो प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, ये सब मैंने आपको पढ़ाया है। चालक के प्रतिरोध की निर्भरता एक टॉपिक था, लंबाई पर समानुपाती, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, इस तरीके से पढ़ाया है मैंने आपको। ठीक है, तो वो टॉपिक आपको तैयार कर लेना, वहां से कोई प्रश्न बना सकता है आपसे। ठीक है, या वही सीधे पूछ ले। ठीक, उसके बाद लिखा ओम का नियम, तो ओम का नियम तो इंपॉर्टेंट ही रहता है लगभग, है ना, ओम का नियम, और इसका थोड़ा प्रायोगिक सत्यापन वगैरह कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, तो ये आपको पढ़ लेना है। ठीक, उसके बाद श्रेणी तथा समांतर क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, इसका डेरिवेशन कैसे होगा और ये क्यों करते हैं, ये कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि श्रेणी क्रम समांतर क्रम संयोजन क्यों करते हैं। ठीक है, तो इसका भी मैंने आपको बता रखा है, वीडियो देख लीजिएगा। ठीक, उसके बाद विद्युत शक्ति, है ना, इलेक्ट्रिक पावर, विद्युत शक्ति या विद्युत सामर्थ्य मैंने आपको पढ़ाया है, देख लीजिए। ठीक, उसके बाद किलोवाट घंटा तथा जूल में संबंध है, तो किलोवाट घंटा क्या होता है, इसमें संबंध क्या होता है, इसमें और जूल में संबंध क्या होता है ये। और उसके बाद लिखा होगा कि सवाल, इस चैप्टर में सवाल आपको बहुत मिलेंगे, प्रतिरोध से संबंधित, धारा से संबंधित, आवेश से संबंधित, है ना, श्रेणी और समांतर क्रम से संबंधित। तो इस सवालों की प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, इसमें डायग्राम वाले प्रश्न मैंने आपको बहुत सारे करवाए हैं, है ना, तैयार कर लीजिएगा, वो आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला देखिएगा, लास्ट है 6 नंबर चुंबकीय बल रेखाएं, ये विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव जो चैप्टर है उसमें से है। तो चुंबकीय बल रेखाएं व गुण तथा इनकी दिशा ज्ञात करने के नियम, तो चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, इनके गुण क्या होते हैं, और चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ज्ञात करने के 2 नियम, मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेच का नियम, है ना, और दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, और दाएं हाथ के अंगूठे का नियम मैंने आपको पढ़ाया है ना, दोनों को तैयार कर लेना है। ठीक, उसके बाद लिखा हुआ है विद्युत धारा का चुंबकीय तथा ऊष्मीय प्रभाव, यानी विद्युत धारा का चुंबकीय और ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है, ये मैंने आपको बता रखा है, वीडियो को देख लीजिएगा अगर नहीं मिलता है तब। ठीक है, उसके बाद घरेलू विद्युत परिपथ, ये घरेलू विद्युत परिपथ क्या होता है, परिपथ का नामांकित चित्र बनाइए, है ना, ये भी आपसे पूछ लेता है, इसको भी तैयार कर लेना। ठीक, उसके बाद फ्यूज, फ्यूज से कोई ज्यादा प्रश्न नहीं बनता, फ्यूज क्या है, फ्यूज का उपयोग क्यों करते हैं, तो छोटा मोटा प्रश्न बन जाता है। ठीक, और फ्यूज आपको पता है क्यों करते हैं इसका उपयोग, है ना, घरेलू उपकरण जलने ना पाए बचाने के लिए उनको करते हैं। ठीक है, उसके बाद धारावाही चालक पर बल, समांतर धारावाही चालक पर लगने वाले बल का सूत्र F बराबर I/V sin थीटा पढ़ाया है मैंने आपको, वो तैयार कर लेना है। ठीक है, उसके बाद फ्लेमिंग के नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम, 2 नियम मैंने आपको पढ़ाए हैं, दोनों को तैयार करना है। ठीक, उसके बाद सवाल, इस चैप्टर से सवाल चालक क्षेत्र के लंबवत हो, समांतर हो, इस तरीके का सवाल बनता है, वो सवाल की प्रैक्टिस आपको करना है। तो ये हो जाता है पहला पोर्शन आपका फिजिक्स का। फिजिक्स में इतने महत्वपूर्ण टॉपिक्स थे वो मैंने आपको बता दिया, अगर इतने टॉपिक्स आप तैयार कर लेंगे तो आप 90+ स्कोर एग्जाम में आराम से कर लेंगे, एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बस आप तैयार कर सकें बस। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपसे केमिस्ट्री के क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लेता हूं। तो चलिए अब यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं आपसे केमिस्ट्री के विषय में, है, तो भौतिक विज्ञान में मैंने आपको बता दिया महत्वपूर्ण टॉपिक। अब बात कर लेते हैं रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री में जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं उनको, जिनको आपको पढ़ना है, तैयार करना है। ठीक है, तो देखिएगा लिखा हुआ है चैप्टर नंबर फर्स्ट आ जाएंगे तो रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण चैप्टर आपको मिलता है। ठीक है, इसमें देखिएगा क्या है, अभिक्रियाओं के प्रकार, देखिए अभिक्रियाओं के प्रकार, अभिक्रियाओं के कई सारे प्रकार हैं, उस प्रकार में से पता नहीं कौन सा प्रकार आ जाए, इसलिए मैंने किसी स्पेशल का नाम नहीं लिखा, प्रकार में सारे प्रकार आपको पढ़ना है, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी, ऊष्मा छेपी, ऑक्सीकरण और अपचयन। ठीक है, ये चारों पांचों टाइप आपको पढ़ना है, मैंने सब पढ़ा रखा है, आप उसको देख सकते हैं अगर आपको ना मिले कहीं तब। ठीक है, तो सारे अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ना है, आएगा जरूर, पता नहीं कौन सा प्रकार आ जाए ये नहीं पता है, इसलिए प्रकार सारे आपको पढ़ना है। ठीक, उसके बाद संक्षारण लिखा है कोरोजन, है ना, लोहे में जंग लगना, संक्षारण का एग्जाम्पल है, पढ़ लीजिएगा ध्यान से उसको। ठीक, उसके बाद विकृत गंधता, खाद्य पदार्थों का खराब हो जाना, वायवीय ऑक्सीकरण हो जाता है। ठीक है, उसके बाद लिखा कि समीकरण संतुलित करना, तो रिएक्शन बैलेंस करना। ठीक है, ये इस चैप्टर से क्या है महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये आपको तैयार करना ही पड़ेगा। ठीक, उसके बाद सेकंड नंबर है अम्ल क्षार की परिभाषाएं, अम्ल और क्षार क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे कड़वे कसैले, है ना, इस तरीके से परिभाषाएं बनती हैं। स्रोत, अम्ल जो होता है उसके प्राकृतिक स्रोत, कौन सा अम्ल किस पदार्थ में अंदर पाया जाता है
है ना, जैसे ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर के अंदर, फार्मिक अम्ल डंक के अंदर वृक्षों वगैरह के पाया जाता है, इस तरीके से। तो ये अम्ल, इनका प्राकृतिक स्रोत कहाँ है, कौन से प्राकृतिक पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है, उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक, उसके बाद रासायनिक गुण, इन लोगों के रासायनिक गुण भी पढ़ना है आपको, केवल रासायनिक गुण। ठीक, उसके बाद सॉल्ट के प्रकार यानी लवण के प्रकार, तो सामान्य, अम्लीय, क्षारीय, संकर, ये सब आपको पढ़ाए हैं। इनके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा सॉल्ट के प्रकार में। ठीक, उसके बाद पीएच मान, पीएच मान मैंने आपको पढ़ाया है, पीएच पैमाना क्या होता है, पीएच मान क्या होता है, ये बताया है। ये फार्मूला याद रखिएगा, इसका फार्मूला भी पीएच बराबर -log10H+ होता है, वो ध्यान रखिएगा। उसके बाद सूचक, इंडिकेटर, फिनाल, फिथिलिन, मिथिल ऑरेंज, ये 2 सूचक के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक, उसके बाद दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, तो दैनिक जीवन में पीएच का क्या उपयोग है, क्या महत्व है, इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक, तो चैप्टर नंबर 2 आपका समाप्त हो जाएगा। थर्ड आएगा धातु और धर्म, मेटल नॉन मेटल। ठीक, धातु अधातु के भौतिक व रासायनिक गुण, कभी कभी कहा जाता है ना कि धातु और अधातु में भौतिक तथा रासायनिक गुणों के आधार पर भेद कीजिए, अंतर लिखिए। तो भौतिक गुण भी आपको पता होने चाहिए, रासायनिक गुण भी पता होने चाहिए। तो इन्हीं से प्रश्न भी बना देता है ना। कोई उठा लेगा भौतिक प्रॉपर्टी और आपसे पूछ लेगा कि बताइए कौन सा गुण धातु दिखाती, कौन सा नहीं दिखाती। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा भौतिक रासायनिक गुण धातु अधातु के। ठीक है, उसके बाद मिश्र धातुएं, है ना, जैसे कांसा है, पीतल है ना, इस तरीके से आपके जो धातुएं होती है, जो मिश्र धातुओं को मिला करके बनाई जाती, उनके एग्जाम्पल, उनके थोड़ा बहुत उपयोग याद कर लीजिएगा। ठीक, उसके बाद अगला जो आता है खनिज व अयस्क में अंतर, अयस्क और खनिज में अंतर क्या होता है, उसमें क्या डिफरेंस, ये याद कर लीजिएगा। फिर चुंबकीय व फेन प्लवन विधि, है ना, सांद्रण की चुंबकीय और फेन प्लवन विधि मैंने आपको पढ़ाया है, वो तैयार कर लीजिएगा। ठीक, उसके बाद भर्जन निस्तापन प्रगलन, भर्जन निस्तापन प्रगलन भी मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, वो तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद सक्रियता श्रेणी, धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी या धातुओं की सक्रियता श्रेणी मैंने आपको पढ़ाया है, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, वहां से भी कोई प्रश्न बन जाएगा। ठीक, उसके बाद नंबर 4 है आपका कार्बन, यानी कार्बनिक यौगिक वाला चैप्टर है, उसमें से कार्बन के अपर रूप, जिसमें हीरा, आपका जो हीरा है, ग्रेफाइट है, फ्लोरीन है, 3 अपर रूप होते हैं क्रिस्टलीय, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन, तीनों के बारे में पढ़ लेना है। ठीक है, उसके बाद सजातीय श्रेणी, सजातीय श्रेणी या समजातीय श्रेणी, होमोलॉगस सीरीज कहते हैं, परिभाषा, लक्षण, उपयोग, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक, उसके बाद क्रियात्मक समूह, तो जितने भी क्रियात्मक समूह, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कभी कभी पहचानने के लिए देता है ना एग्जाम में कि पहचानिए कौन सा कार्बोक्सिलिक समूह है, कौन सा एल्डिहाइड समूह, कौन सा कीटोन समूह। ठीक, इस तरीके से। और कभी कभी इसी के बेसिस पर आपसे पूछ लेता है एल्कीन का सामान्य सूत्र, एल्केन का सामान्य सूत्र, एल्काइन का सामान्य सूत्र, CN2N+2 करके, तो ये थोड़ा सूत्र इनके पता होने चाहिए। ठीक, उसके बाद एथेनॉल व एसिटिक, IPSC नामकरण है, उसके बाद IPSC नाम लिखना तो आपको आना ही चाहिए, सारे नियम मैंने पढ़ाया हुआ है, उसको देख लीजिएगा। उसके बाद साबुनीकरण, सैपोनिफिकेशन है, और साबुन की सफाई प्रक्रिया है, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, मिसल निर्माण प्रक्रिया। ठीक है, ये क्लीनिंग एक्शन सोप वाला मैंने आपको पढ़ा रखा है, उसको भी देख लीजिएगा। उसके बाद लिखा एथेनॉल व एसिटिक अम्ल, तो एथेनॉल यानी एथिल अल्कोहल और एसिटिक अम्ल बनाने की विधि, रासायनिक गुण, उपयोग, सब पढ़ाया है, पढ़ लीजिएगा। उसके बाद स्टीरीकरण, हाइड्रोजनीकरण, स्टीरीकरण क्या होता है, हाइड्रोजनीकरण क्या होता है, तो स्टीरीकरण अल्कोहल की क्रिया एसिड से होती है या एसिड की अल्कोहल से होती है, तो बनता है एस्टर, उसको स्टीरीकरण कहते हैं। हाइड्रोजनीकरण क्या है, किसी में हाइड्रोजन का योग करते हैं, है ना, असंतृप्त यौगिकों में, एल्कीन, एल्काइन में। ठीक, तो उसे हाइड्रोजनीकरण कह देते हैं। ठीक, उसका उपयोग क्या होता है वो भी। उसके बाद एलिफेटिक व एरोमेटिक में अंतर, तो एलिफेटिक एरोमेटिक में अंतर, ये आपको थोड़ा सा पढ़ लेना है। ठीक है, तो इतने टॉपिक इसमें हो जाते चैप्टर नंबर 4 में। आपको थोड़ा सा देख लीजिए, साबुन अपमार्जक में अंतर कभी कभी आ जाता है, बहुत ज्यादा नहीं आता है, तो उसको भी पढ़ लीजिएगा, मैंने सारे करा रखी हैं आपको टॉपिक। ठीक, तो ये केमिस्ट्री के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए, जिनको आप अगर पढ़ लेते हैं तो यहाँ से भी आपको इस सब्जेक्ट में भी अच्छा स्कोर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का डिस्कशन मैं आपसे करता हूँ। चलिए, तो अब डिस्कशन कर लेते हैं पार्ट नंबर 3 का, जो आपका केमिस्ट्री के बाद पोर्शन आता है बायोलॉजी का, यानी जीव विज्ञान का, है ना। तो इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकते हैं जो आपको पढ़ने हैं, तैयार करने हैं। ठीक है, तो देखिएगा, नंबर फर्स्ट आपका जो चैप्टर है ना, वो आपका जैव प्रक्रम है, लाइफ प्रोसेसेस, है ना। और लाइफ प्रोसेस यानी जैव प्रक्रम में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो मनुष्य का पाचन तंत्र, सबसे पहले पाचन तंत्र तो आपको आना ही चाहिए, है ना, डायग्राम भी और विधि भी इसकी। ठीक, उसके बाद श्वसन तंत्र, तो श्वसन तंत्र आपका फेफड़े वगैरह है,
फिर उसके बाद श्वसन के प्रकार, आक्सीय और अनाक्सीय दो प्रकार का श्वसन होता है, ये भी पढ़ना है। उसके बाद उत्सर्जन तंत्र, जिसमें आपका किडनी की संरचना, नेफ्रॉन की संरचना जिसमें आ जाती है, नेफ्रॉन की संरचना है, मूत्र निर्माण की क्रिया है, ये दो टॉपिक पढ़ लेना है उत्सर्जन तंत्र में, ठीक। उसके बाद परिवहन तंत्र, परिवहन तंत्र में आपका धमनी सिरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हृदय के बारे में उतना ज्यादा नहीं आता है, ये धमनी सिरा आता अक्सर, ठीक है। उसके बाद लसिका तंत्र है, तो लसिका तंत्र क्या है, लसिका तंत्र के कार्य, ठीक है, ये पढ़ लेना है। तो पहला चैप्टर आपका हो जाएगा। सेकंड, उसके बाद चैप्टर आएगा तो नियंत्रण और समन्वय, कोऑर्डिनेशन कंट्रोल। इसमें क्या क्या है, तंत्रिका कोशिका की संरचना व कार्य, तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन की संरचना व कार्य, इस नाम से भी आता है। तंत्रिका कोशिका को ही तो न्यूरॉन कहते हैं, तो न्यूरॉन की संरचना, उसके कार्य, ठीक। उसके बाद प्रतिवर्ती क्रिया व चाप, प्रतिवर्ती क्रिया और प्रतिवर्ती चाप, है ना, इसके बारे में पढ़ लेना। ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाएं जो होती हैं वो आपको पढ़ लेना है, ठीक। उसके बाद अंतः व बाह्य स्रावी ग्रंथियां, अंतः और बाह्य स्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी होती हैं, उनके क्या एग्जाम्पल हैं और उनके कार्य, कम से कम दो दो ग्रंथियों के बारे में आपके उनके कार्य सहित वो याद होनी चाहिए आपको, दो अंतःस्रावी दो बाह्य स्रावी, ठीक है, ये पता होना चाहिए। उसके बाद पादपों में समन्वय, पादपों यानी पौधों में रासायनिक समन्वय किसके माध्यम से होता है, हार्मोन के माध्यम से। तो पादप हार्मोन आपको पढ़ना, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, ये सब हार्मोन होते हैं पादपों में, तो वो पढ़ना है। उसके बाद थर्ड चैप्टर में जब आप आते हैं, है ना, जीव जनन कैसे करते हैं, तो इसमें मिलेगा पुनरुद्भवन मुकुलन, है ना, अलैंगिक लैंगिक दो प्रकार का जनन होता है। अलैंगिक जनन में तीन जनन आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से, पुनरुद्भवन, रीजनरेशन, उसके बाद ये आपका है मुकुलन, बडिंग, ईस्ट में मिलता है, ये हाइड्रा वगैरह में मिल जाता है। कायिक जनन, है ना, कायिक जनन आपको पढ़ लेना है। कायिक जनन, तो कायिक जनन क्या है, इसकी विधियां, इसके लाभ हानि पूरा इंपॉर्टेंट है, ठीक। उसके बाद नर व मादा जनन तंत्र, तो नर और मादा जनन तंत्र में एक तंत्र आता ही है एग्जाम में अधिकतर, ठीक है, तो इसको तैयार कर लेना। उसके बाद परागण के प्रकार, स्वपरागण परपरागण दो प्रकार का होता है, उसके बारे में पढ़ना है, ठीक। पुष्प की संरचना, पुष्प की संरचना और उसके भाग, वर्तिकाग्र, अंडाशय, फल भित्ति, बीजांड, है ना, ये सब आपको पढ़ लेना उसके विषय में, ठीक। तो ये हो जाएगा। उसके बाद अगला चैप्टर जब आएंगे आप, तो मिलेगा आपको इसमें मेंडल वाले चैप्टर में, आनुवंशिकता वाले में, ठीक। मेंडल के नियम, मेंडल का पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम, डिटेल में लॉन्ग क्वेश्चन आता है करने के लिए, ठीक है, तो तीनों नियम आपको पता होना चाहिए। उसके बाद लिंग निर्धारण, मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है, प्रक्रिया को समझाइए, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक। उसके बाद एक बाद द्विसंकर संकरण, तो एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण, वही है मेंडल के नियमों पर ही आधारित है ना, मेंडल के नियम उन्हीं पर आधारित हैं, तो ये आपको पढ़ लेना, तैयार कर लेना, ठीक। उसके बाद लास्ट चैप्टर आते हैं हमारा पर्यावरण, सबसे लास्ट में जो बचता है उसमें क्या है, देखिए पारितंत्र के, हाँ इसमें छूट गया, तो गुणसूत्र भी था, तो गुणसूत्र क्या होते हैं ये पता होना चाहिए। फिर अगला है पारितंत्र, है ना, यहाँ पर तंत्र कर लीजिएगा। पारितंत्र के प्रकार, पारितंत्र आपका दो प्रकार का होता है, कृत्रिम और मानव निर्मित, तो कृत्रिम और मानव निर्मित वाले पारितंत्र के बारे में आपको पढ़ लेना है, ठीक है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद जैविक घटक, जैविक घटक पारितंत्र के, जिसमें उत्पादक, उपभोक्ता, है ना, उपभोक्ता कई प्रकार के शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, ये सब लोग आते हैं, तो इनके विषय में आपको पढ़ना है। उसके बाद, है ना, फिर आता है कचरा प्रबंधन, कचरा प्रबंधन क्या है, कचरा प्रबंधन की विधियां पढ़ लेना है, ठीक। उसके बाद खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल में अंतर, तो खाद्य श्रृंखला क्या है, खाद्य जाल क्या है, इन दोनों में डिफरेंस, ठीक। अम्ल वर्षा, एसिड रेन, फिर उसके बाद ग्रीन हाउस प्रभाव, हरित गृह प्रभाव क्या होता है, ठीक है। उसके बाद लिखा ओजोन परत, ओजोन परत क्या है, ओजोन परत को प्रभावित करने वाले कारक, नष्ट करने वाले कारक, ठीक। उसके बाद 10% का नियम, ऊर्जा प्रवाह के 10% का नियम लिंडेमैन ने दिया था, है ना, ये आपको तैयार करना है। तो इतने टॉपिक बायोलॉजी में आपको इंपॉर्टेंट है, तैयार करना है, प्रिपेयर करना है एग्जाम के लिए, ठीक है। तो ये रहा आज का आपका सेशन, कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक या कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कह लीजिए जो मैंने आपको बता दिया है। अगर इनके इतने टॉपिक आप तैयार कर लेते अच्छे से, तो 90% को लाने से आपको कोई भी रोक नहीं सकता है। अच्छे से इनको क्या करना पड़ेगा, प्रिपेयर करना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा। इनमें से कोई टॉपिक अगर नहीं मिलता है ना, तो वो मेरे चैनल पर उपलब्ध है। फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको पूरा उपलब्ध है, बायोलॉजी में मैं अभी चला रहा हूँ, वहाँ कई जन तक मैंने आपको पढ़ा दिया है, और कोशिश करूंगा कि आपके एग्जाम से पहले जितना इसमें बताया है उतना जरूर आपको प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करूंगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज जो मैंने महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं आपको, वो समझ में आ गए होंगे, है ना। कोई टॉपिक में कोई दिक्कत होती है तो आप उसको पूछ सकते हैं, बाकी जो बचा हुआ कंटेंट है उसको मैं प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करूंगा, ठीक है। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से तैयार करते रहिए, तैयार करके अच्छे से अच्छे एग्जाम साइंस विषय में आप अटेंड करिए, ठीक है। तो सीधे से अच्छे से मार्क आप क्या करिए, साइंस में अटेंड करिए, ठीक।
तो इनको तैयार कर लीजिएगा जिससे कि आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ सके। ठीक, तो चलिए फिर पढ़ाई करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।